आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के ताज़ा अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हम जो कुछ भी करते हैं और महसूस करते हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा मस्तिष्क। जटिल निर्णय लेने से लेकर हमारी गतिविधियों को नियंत्रित करने तक हमारा मस्तिष्क वास्तव में प्रकृति का एक चमत्कार है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस या वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। आइए जानते हैं इस विषय पर और अधिक हमारे आज के विशेषज्ञ से। हमारे साथ स्टूडियो में है स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में वैज्ञानिक डॉक्टर विकास धिकव। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जी नमस्कार। तो ये जो विषय है डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो हम मस्तिष्क या ब्रेन की बात कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल देखा जाए तो एजिंग होती नहीं है उसकी। मैं कई लोगों को ऐसे देखती हूँ कि वो अगर 90-100 साल के भी हैं तो उनका ब्रेन बहुत एक्टिव है और कुछ ऐसे हैं जो बहुत यंग हैं पर ब्रेन उनका एक्टिव नहीं है। तो हमें बहुत जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि कैसे हम अपने ब्रेन को, हम अपने मस्तिष्क को एक्टिव रख सकते हैं कि हम जब तक जिंदा रहें तब तक ये अपना कार्य बखूबी करता रहे। जी देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि क्या ब्रेन में एजिंग होती है। ब्रेन भी बॉडी का पार्ट है तो थोड़ी बहुत देखिए होती है, लेकिन हाँ हम यही कहें कि लोग 80 साल 90 साल तक अपना जो मस्तिष्क है उसका स्वास्थ्य बहुत बेहतर रख सकते हैं, रखते भी हैं ज़्यादातर। लेकिन 65 साल के बाद लगभग 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको मेमोरी की जो दिक्कतें हैं वो घेर लेती हैं। लेकिन इन जनरल हम ये कहें कि देखिए, अगर आप एज हो गए हैं तो आपका मस्तिष्क स्लो ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये हमें मतलब इसको हम ऐसा बोलते हैं कि एजिंग इज नॉट इनएविटेबल विद एज विद रिगार्ड टू ब्रेन। तो ऐसा नहीं है कि आप 60 के हो गए हैं तो आपकी मेमोरी फेड ही हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात। अच्छा, दूसरा जो पहलू है आपका, आपने जो उठाया है कि ब्रेन को कैसे एक्टिव रख सकते हैं टिल लेट एज, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, देखिए जो बेसिक्स हैं जिसमें बैलेंस डाइट आती है, अच्छी नींद आती है और एक सामाजिक जो बंधन है उसमें हमारी जो ड्यूटीज़ होती हैं उनके जैसे लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ उठना बैठना, डिस्कस करना। जैसे पहले पुराने समय में लोग पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, चौपाल पे चर्चा करते थे, अखबार पढ़ते थे, आकाशवाणी सुनते थे। तो वही जो समय है, आप देखिए थिंकिंग चल रही है कि रेट्रो चीज़ों को वापस लाओ। तो जो फ़ोन भी है वो जो पहले आते थे बेसिक फ़ोन जो हैं उनका ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मतलब ये नहीं कि हम एक किस्म से आइसोलेट हो जाएं। इसके अलावा देखिए किसी भी किस्म की कसरत है। पहले तो लोग खेती करते थे तो उसमें ही कसरत हो जाती थी। अब खेती देखिए हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता है, लेकिन फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है। तो मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी हम बोलते हैं, चाहे आप वॉक करिए और 150 मिनट हर हफ्ते, यानी कि हम बोलते हैं 4 से 5 दिन आप 20 मिनट आधा घंटा चलिए। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप, हम ये कहते हैं कि आप बहुत सारा पढ़िए, चाहे अखबार पढ़िए चाहे पत्रिका पढ़िए, तो पढ़ने से दिमाग एक्टिव रहता है। ये चेस खेलिए, तो इन सब चीज़ों से आप अपने ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि बीमारियों से दूर रहिए। आपको मालूम है कि 40-50 के बाद में शुगर और बीपी ये ऐसे दो हिंदुस्तान के बड़े दुश्मन हैं जो अब घर घर की कहानी बन चुके हैं। तो इनसे जितना दूर रहें तो बेहतर है। अगर हो गया है तो कंट्रोल रखिए। फिर दो और दुश्मन है, एक अल्कोहल एक स्मोकिंग है। तो अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहिए। और ये भी है कि डिजिटल वर्ल्ड से जितना हो सके थोड़ी सी दूरी बनाइए। मैं सिलसिलेवार आपसे जानना चाहूंगी, एक एक चीज। आपने कई चीजें टच की हैं अभी और मैं चाहूंगी कि विस्तार से हम एक एक बिंदु को लेते चले। सबसे पहले लेकिन आपने 65 की उम्र के बाद बोला कि एक नेचुरल डिक्लाइन होता है, लेकिन जब कोविड आया, क्या आपको लगता है कि कोविड में के दौरान या कोविड के बाद ये इस तरह की जो मस्तिष्क की बीमारियां हैं या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो बढ़े हैं? और अगर बढ़े हैं तो क्या कारण है इनके? देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोविड की वजह से बढ़े हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक नेचुरल बीमारी का सीक्वल होता है। जैसे अगर मान लिया आपको भगवान ना करे किसी समय चोट लगी हो बचपन में, तो वो चोट आज भी हो सकता दुखी करती हो, घुटने की है, कमर की है। तो ऐसे ही अगर लोगों को जिनको कोविड हुआ है तो उनकी न्यूरोलॉजिकल सीक्वल रहे होंगे।
जिसमें किसी को उस समय स्ट्रोक आया हो, या बाद में अभी हेडेक रहना शुरू हो गया हो, या खून के थक्के किसी को बने हों, तो वो सीक्वल है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोविड की वजह से बीमारियां बढ़ गई हैं, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अब आपको कोविड से तो रिकवर कर गए, लेकिन उन बीमारियों से आपको डील करना पड़ता है। एक एस्पेक्ट जो सोशल मीडिया में अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है, लोग बोलते हैं कि जब से कोविड आया है मैं चीजें भूलने लगा हूं। बिल्कुल। तो अब देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप कोविड के दौरान 4 साल तो हम बोल ही सकते हैं, 4 साल के पीरियड में आप सोशल मीडिया से ग्लूड रहे, डिजिटल डिवाइस से ग्लूड रहे, और आप समझिए कि टीवी से आपने नजरें नहीं हटाई, मोबाइल पे ही लगे रहे 8-8 घंटे, 10-10 घंटे। तो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप जब रहते हैं तो एक ब्रेन फॉग होता है। तो ब्रेन फॉग हो सकता है आपको हुआ हो, तो उसको क्लियर होने में समय लगता है। अच्छा, एक बात ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि कोविड एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस है, तो हो सकता है कि कोविड की वजह से जो ब्रेन में कुछ चेंजेस आए हों, तो उनकी वजह से मेमोरी में कुछ असर आया हो। हाँ, मास लेवल पे, पब्लिक हेल्थ पे ऐसा बोलना उचित नहीं रहेगा कि कोविड की वजह से मेमोरी डिसऑर्डर्स हो गए, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये है कि एक संभावना देखिए बनी रहती है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात ये बोली डॉक्टर साहब कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोग टीवी मोबाइल देखने लगे, क्योंकि इस समय बाहर निकलना वर्जित था जी। और जब बाहर नहीं निकलता है आदमी, जब मिलता जुलता नहीं है तो वो अपने में सिमटता है जी। और जब वो सिमटता है तो इन्हीं चीजों का सहारा लेता है। जी जी। और साथ ही साथ ये भी देखने में आया कि लोग जब बाहर नहीं निकले तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हुई, सोशल इंटरेक्शंस नहीं जी, हुए। जी। तो क्या जो ब्रेन की जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्सरसाइज या व्यायाम और लाइफस्टाइल से इफेक्ट होती है? डेफिनेटली। आप देखिए, जैसे हमारे तो वेदों में, पुराणों में ये बोला गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। तो ये तो हम हजारों साल से सुनते आ रहे हैं, तो ये अब बात प्रूव हो गई है। अब देखिए, अगर मान लिया आज की जनरेशन को देखें, अगर उनको कहीं जाना हो तो रास्ते को याद नहीं करेंगे, वो जीपीएस से रास्ता ढूंढेंगे। अब जो आप देखिए, जो अभी 40s में 50s में हैं, उनको तो फिर भी ये आइडिया रहता था कि अगर वो बाहर जा रहे हैं तो सिंबल्स देखेंगे या साइनेज देखेंगे, बोर्ड देखेंगे, तो उसको देख के चले जाएंगे। अभी जनरेशन जीपीएस पे डिपेंडेंट है। तो उससे क्या है कि आपके जो ब्रेन के सिस्टम्स हैं, जिसमें हिप्पोकैम्पस एक सिस्टम है जो दोनों कानों के बिल्कुल नीचे होता है, तो ये श्रिंक करने लगता है। अच्छा। इसमें जो न्यूरॉन्स नए बनते हैं वो कम बनते हैं, या जो ऑलरेडी बन रहे हैं तो उनका डिजेनरेशन हो सकता है। तो इससे एक वल्नरेबिलिटी की स्टेज तो देखिए हम कह सकते हैं कि आ सकती है। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरा है सोशल, हम कहें कि इंटरेक्शन कम हो गया। सोशल इंटरेक्शन भी एक मेडिसिन की तरह से ही काम करता है। जब आप लोगों से मिलेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, मोबाइल में ही खोए रहेंगे, तो आपका जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। तीसरा, ऑब्वियसली देखिए, अगर टीवी आप देख रहे हैं या मोबाइल पे लगे हुए हैं और 4 घंटे से ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो भी ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। ऐसा हो सकता है। तो आपने ये तो बताया कि ऐसा हो सकता है कि लाइफस्टाइल से या जब सामाजिक रूप से आप एक्टिव ना रहें तो ब्रेन हेल्थ डिक्लाइन हो सकती है। तो क्या खान पान और प्रदूषण, स्ट्रेस, ये भी फैक्टर्स बन सकते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट तो आपको मालूम है सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। पुअर डाइट से पुअर ब्रेन फंक्शन, पुअर कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं। हमारी याददाश्त, हमारा अटेंशन स्पैन, हमारा कंसंट्रेशन, इस पे फर्क पड़ता है। एक कुछ साल पहले एक अध्ययन हुआ था, तो उसमें ये पाया गया कि आप देखिए कि 1990s में जो अटेंशन स्पैन था और जो 2000 साल के बाद का जो अटेंशन स्पैन है उसमें कमी आ रही है थोड़ी सी। तो वो शायद इसलिए कि आप 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल पे रहते हैं, तो उससे अटेंशन स्पैन पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। आपकी एक आदत सी बन गई है कि आप चीज़ों को बस जल्दी जल्दी स्क्रॉल करिए। तो एक तो ये है। तो खान पान तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात आई, इंपॉर्टेंट है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की बुराई नहीं कर रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीवन के स्तर में बेहतरी की है इसने, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल, एक्सेसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उससे दिक्कत आ सकती है। अच्छा, तीसरी बात, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी तो देखिए ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करती ही है, ब्लड फ्लो को बढ़ाएगी, नए न्यूरॉन्स को बनाएगी, और अगर आप फिजिकली फिट हैं तो चांस है आप मेंटली भी फिट होंगे। और एक फिजिकल फिटनेस से डिप्रेशन, जो दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो डिप्रेशन से आप दूर भागते हैं। डिप्रेशन से आप दूर होंगे तो आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी और आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है, सोचने समझने की जो ताकत है, उसमें भी वृद्धि होगी। और PM 2.5 जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेन की जो वेसल्स हैं, न्यूरॉन्स के आसपास जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसके आसपास जमा हो जाते हैं, और ये सांस की नलियों से होके खून में एंटर करके ब्रेन में पहुंच जाते हैं। तो ये ब्रेन में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। तो ये
स्ट्रोक और डिमेंशिया दोनों से लिंक्ड हैं। तो ऑब्वियसली देखिए जो साफ हवा है वो होनी चाहिए। अगर एयर क्लीन नहीं है तो ना सिर्फ ब्रेन, हार्ट के ऊपर भी असर पड़ता है। तो ये तो बात रही पोल्यूशन की। अब बात आती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस यूबिक्विटस है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो रहेगा, जिसको हम यूज स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस ना रहे तो फिर हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्टेड होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाए, स्पेशली अगर आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो फिर देखिए स्ट्रेस बीमारी का कारण बन सकता है, और जिसमें मेमोरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, या आपको एंजाइटी या डिप्रेशन भी लेट लाइफ में हो सकता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डिमेंशिया का भी एक कारक हो सकता है। जी, डिप्रेशन का आपने जिक्र किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है डॉक्टर साहब। डिप्रेशन या किसी तरह से कभी अवसाद अगर आदमी फील करता है जी, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमने उसका कोविड से भी उसको जोड़ा कि लोग नहीं मिले तो उसमें भी अवसाद हुआ उनको। पर मेंटल स्टिमुलेशन की अगर हम बात करते हैं जी, वो आप खुद अकेले में भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसके लिए जरूरत नहीं है आपको ये कहना कि मैं कोविड में बाहर नहीं निकला तो मुझे ये हो गया, अवसाद हो गया। तो किस तरह से मेंटल स्टिमुलेशन इज इम्पोर्टेंट कि आप ब्रेन को एक्टिव रख सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, आपको ज्ञात होगा कि अगर हम भगवत गीता भी देखें, हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि जब आप एक बड़े उद्देश्य की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं अंतर ध्यान करते हैं। तो आपने सही कहा कि आप अकेले रह के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो ब्रेन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो, जिसमें मेडिटेशन एक हो सकता है, योगा दूसरी चीज़ हो सकती है। तो ये दो तो ऑब्वियसली हैं। तो डिप्रेशन देखिए, अवसाद जो है वो ब्रेन को स्लो करता है। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उनकी डेथ हो सकती है, और जो न्यूरॉन्स हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं होती है। कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो डिप्रेशन से दूर रहना बहुत आवश्यक है, और डिप्रेशन से दूर रहने के लिए अल्कोहल, स्मोकिंग, इनसे दूर रहना है, सोशल इंटरेक्शन करना है, योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, और खूब पढ़िए, तो इससे ब्रेन एक्टिव रहेगा। और दूसरा, जैसे आपने शुरू में कहा कि ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए चेस खेल सकते हैं आप, कोई ऐसा गेम, पजल सॉल्व कर सकते हैं, पजल। और सुबह सुबह आप ये देखिए सुडोकू जो आती है, तो न्यूज़पेपर में हम सब क्रॉसवर्ड है या इस तरह की और बहुत सारे गेम्स आते हैं, बिल्कुल जो अकेले खेल सकते हैं। जी, उससे शुरुआत कर सकते हैं। और इसके अलावा मतलब ये कि जितना ज्यादा आप एक किस्म से एक्टिव एजिंग की तरफ जाएंगे तो उतना ज्यादा ब्रेन की हेल्थ बेटर रहेगी। और डॉक्टर साहब, कोई नई चीज सीखने की एक ललक, ये भी ब्रेन को एक्टिव रखती है बहुत ज़्यादा। आप देखिए, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, स्पेशली जैसे चाइना में जब हिंदुस्तानी स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते थे, वहाँ पे एक अध्ययन हुआ था कि आप जब अब नई लैंग्वेज सीखते हैं, तो हम तो यहाँ हिंदी बोलते हैं, तो अगर आपको नई लैंग्वेज सीखनी है तो ब्रेन के कुछ हिस्से एक्टिवेट होते हैं। या वो अगर मान लिया चाइनीज़ लोग अगर हिंदुस्तान में आए, वो हिंदी सीखें, तो उनको भी देखिए ब्रेन के कुछ पार्ट्स एक्टिवेट होंगे। फिर दूसरी बात यह है कि आप अगर राइट हैंडर हैं तो आप लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड से बैडमिंटन खेल सकते हैं, या फिर पियानो, हारमोनियम बजाना सीख सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आर्ट कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। और मिनिमम ये है कि आप कलरिंग भी कर सकते हैं। अगर आपकी एज 60s में है, 70s में है, तो ग्रैंड चाइल्ड के साथ बैठिए, उनको बोलिए कि वो आपके लिए कोई ना कोई डायग्राम बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे, आप कलर करिए उसमें। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी अच्छी आपने टिप्स बताई हैं किस तरह से हम अपने को एंगेज रख सकते हैं बढ़ती उम्र में। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी मुझे ध्यान आ रही है, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, व्यायाम बताया, लाइफस्टाइल, प्रदूषण, स्ट्रेस, खान पान, मेंटल स्टिमुलेशन, लेकिन आजकल एक जो हमारी, अगर हम युवा पीढ़ी को देखते हैं, जो सबसे बिगड़ा हुआ शेड्यूल जो उनका है वो है नींद का। स्लीप हाइजीन उनको नहीं आता है, कब सोना है कब उठना है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसको मैनेज करना हम लोगों के लिए, यानी पेरेंट्स के लिए एक समस्या है। तो स्लीप कितनी इम्पोर्टेंट है इस दिशा में? बहुत इम्पोर्टेंट है। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को देखिए इसका इम्पोर्टेंस समझाना बड़ा मुश्किल है। बच्चा क्या है कि 9 बजे 10 बजे पढ़ना शुरू करेगा, 11 बजे उसके फ्रेंड का कॉल आएगा, उसके बाद में उसने कुछ थोड़ा बहुत चैटिंग करनी है, 1 बजे 2 बजे उसको लगता है सो जाएं, 1 घंटे नींद नहीं आई, 3 बज गए, और 3 बज गए मतलब आपकी जो नींद है उसमें इंटरफेरेंस हो गई। नंबर 1 तो आप 11 बजे सो के उठेंगे, आपका सारा दिन जो है सुस्ती से भरा बीतेगा। अगर इसको रिवर्ट कर दें, आप 10 बजे सो गए, आप सुबह 6 बजे उठ गए, आप घूमने में चले गए, आपका दिन बहुत बेहतर गुजरा है। तो नींद से देखिए ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं, नए न्यूरॉन्स बनते हैं, और न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन बेहतर होता है। अगर नींद आपकी अच्छी है
तो आपको डिमेंशिया से बचाएगी। आज की अगर आप 20s 30s 40s में अच्छी नींद लेते हैं तो आपको लेट लाइफ में डिमेंशिया होने की संभावना 30% तक कम हो सकती है। अच्छा। तो एक बात ये। फिर दूसरा, अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आपको एंग्जाइटी रहेगी, आपकी स्कोलेस्टिक परफॉर्मेंस या कॉलेज की जो परफॉर्मेंस है उसमें डिटेरियोरेशन आएगा, फिर आपकी जो वर्क परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी असर आएगा। डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा हमने और उसके बावजूद भी हमें लगता है कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि हमारा जो ब्रेन हेल्थ है वो उतना नहीं है पहले जैसा, या कहीं ना कहीं डिक्लाइन है, कोई समस्या है। तो कब ये वार्निंग सिग्नल देता है कि हमें डॉक्टर के पास अब जाना ज़रूरी है, इसका चेकअप कराना ज़रूरी है? जी, आपने बेहद अच्छा सवाल पूछा है। जब जागो तब सवेरा, ऐसा बोलते हैं। तो जो वार्निंग, जो सिग्नल हम कहें, चीज़ों को रख के भूल जाना। तो सबसे पहला चश्मा आपका है, आपने सिर के ऊपर ही लगाया हुआ और आप ढूंढ रहे हैं कि कहाँ ऐसा हो जाता है बहुत बार। तो लेकिन एक आध बार हो जाए तो कोई फिक्र की बात नहीं है। अक्सर अगर होता है तो एक सिंबल हो सकता है या सिग्नल हो सकता है। दूसरा, अगर आप घर में वॉशरूम यूज़ करते हैं, स्पेशली आप 60s में हैं और वॉशरूम को फ्लश करना भूल गए हैं, भूलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग सिग्नल हो सकता है। इसके अलावा आपके बिहेवियर में कोई चेंज आ गया है, और ये जो बिहेवियर का चेंज है, पर्सनैलिटी का चेंज है, ये अक्सर घर वाले ही बताते हैं कि अब आप चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब आप बात बात पे गुस्सा करते हैं। तो इस बात को अगर ऐसा वो बता रहे हैं तो आप और ना चिड़चिड़े हो जाइए, आप सुनिए कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो ये भी तीसरा वार्निंग एक किस्म से हो सकता है। और चौथा और आखिरी, अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली खुद को आपको लग रहा है आप भूल रहे हैं, आप नाम जो आपको अक्सर याद रहते थे अब आप भूल जाते हैं। एक आध बार भूल जाए कोई बात नहीं, 1 मिनट में आपको याद आ जाए, ज्यादातर लोगों को विदिन 1 मिनट याद आ जाता है। एक आध बार भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर देखिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये डिमेंशिया के अर्ली फीचर्स हो सकते हैं। जी, ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन, इस पर हमने बात की। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ, श्रोताओं के साथ साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। हमारे विशेषज्ञ थे स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में वैज्ञानिक डॉक्टर विकास धिकव। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे एक और भेंट वार्ता, कोविड के बाद मांसपेशियों और हड्डियों की समस्याएं और भौतिक चिकित्सा से इसका उपचार। हमारे विशेषज्ञ हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रुचि गर्ग। आपसे बात कर रही हैं परविंदर कौर। एक कथन है, ये शरीर एक बागीचे की तरह है और हमारी इच्छाएं बागबान की तरह होती हैं। यानी खान पान और रहन सहन की इच्छाएं सही रहेंगी तो हमारा ये शरीर भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। स्टूडियो के परिसर में डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रखें कि भौतिक चिकित्सा, जिसे हम फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं, ये क्या है और ये योग करने वाली फिजिकल एक्टिविटीज या दूसरी जिम में करने वाली फिजिकल एक्टिविटीज से कैसे भिन्न है? भौतिक चिकित्सा, जिसे हम फिजिकल थेरेपी बोलते हैं, तो बेसिकली हम लोगों का एम ये रहता है कि एक पेशेंट को कम्प्लीटली उसको असेस करें। अगर वो किसी समस्या के साथ आया है, चाहे वो मस्कुलोस्केलेटल समस्या हो, चाहे वो उसके किसी और पार्ट जैसे कि कार्डियोपल्मोनरी हो सकता है, जैसे कि किसी जैसे महिला रोग के हिसाब से भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, ऑन्कोलॉजी, जीरियाट्रिक, पीडियाट्रिक, फ्रॉम वूम टू टूम फिजियोथेरेपी का रोल है। और फिजियोथेरेपी इसको असेस करती है, इसको इन्वेस्टिगेट करती है, डायग्नोस करती है कि एक सामने वाला व्यक्ति, एक मरीज किस समस्या से जूझ रहा है। क्योंकि आजकल के वक्त में ये जानना कि प्रॉब्लम है क्या, उसमें फिजियोथेरेपी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है आज के परिवेश में। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आज के परिवेश में जब हम कोविड के बाद के समय से गुजर रहे हैं, तो कोविड के बाद के जीवन शैली में बहुत अंतर आया है। लोगों की इम्यूनिटी पहले से बहुत कम हो गई है और बहुत सारे लक्षण जो पहले नहीं दिखते थे, जो बुजुर्गों में दिखते थे, जैसे कि बदन दर्द रहना, शरीर में थकावट रहना, ये जो लक्षण हैं ये कोविड के बाद से और भी उभर के आए हैं। आप इसके बारे में क्या राय देती हैं?
जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोविड ने जो लोगों को एक नए तरीके से जीने का रास्ता दिया, लेकिन वो रास्ता टेक्नोलॉजी वाइज वर्क फ्रॉम होम था। एक रास्ता था जिसमें लोगों का लाइफस्टाइल सीडेंटरी और हो गया, क्योंकि बाहर निकलना बंद हो गया। कोविड के दौरान लोगों को डर इतना था, उनकी एक्सरसाइजेज, उनकी आउटिंग, उनकी मूवमेंट काफ़ी हद तक लिमिट हो गई। उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आए हैं। जो सिम्टम्स हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाना, बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम और जिंक की डेफिशिएंसी हो जाना, एक्सरसाइजेज नहीं है और वर्क फ्रॉम होम है, उसकी वजह से उनके नेक पेन, बैक पेन, उनके नीज पेन, बिकॉज गलत तरीके से बैठते हैं। तो स्पाइन जो एक करेक्ट पॉस्चर में रहनी चाहिए प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बॉडी में, वो कहीं ना कहीं मिस हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो घर में चेयर और टेबल की हाइट की असेसमेंट किए बिना घंटों हम लोग कंप्यूटर लेके बैठे हैं ड्यूरिंग कोविड, और अभी भी वर्क फ्रॉम होम काफ़ी जगह चल भी रहा है। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉस्चर, जो आपने ये आपकी जो असेसमेंट है कि यंगस्टर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज़ डेफिनेटली राइट। मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में पिछले 24 साल से हूँ, एंड व्हाट आई एम सीइंग इज कि जो 18 से लेके 30 साल की जो वर्ष आयु में जो लोग आते हैं, अब वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कारण सिंपल, रॉन्ग पॉस्चर्स, रॉन्ग सिटिंग, रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग ईटिंग, एंड देन डेफिनेटली क्योंकि लंग कैपेसिटी बहुत लोगों की अफेक्ट हुई ड्यूरिंग कोविड। बहुत लोग अब उतना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और उसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो लोगों का चेंज हुआ है, लोगों की वाइटल कैपेसिटी कम हो गई है, लोगों की जो स्टेमिना है, नो वी ऑलवेज टॉक अबाउट, इस फिजियोथेरेपी में हम बात करते हैं 5S की। 5S आपके शरीर को एक इंजन की तरह चलाते हैं, आपकी बॉडी को एक डे टू डे एक्टिविटी के लिए फिट बनाते हैं। वो S है स्ट्रेच, S है स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना और स्टेबिलिटी। सो बेसिकली ये जो मसल्स टाइटनेस हो जाना, क्योंकि हम गलत बैठे हुए हैं, मसल का वीक हो जाना तो उसकी स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही। आप लोगों को स्टेबिलिटी, आपको पता होना चाहिए कि हमारा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, उसी के ऊपर हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो भी वीक हो रही है। सो ओवरऑल पोस्ट कोविड हमारा लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसीलिए यंगस्टर्स ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हमारी स्टेबिलिटी हमें ज़रूरी है, स्ट्रेंथ हमें ज़रूरी है। तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जोड़ों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस की जा सकती है जो घर में ही की जा सकती हों? जी, आपने पहले कहा कि जैसे कि जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज जिम में और टीवी पर लोग देख के या यूट्यूब पे देख के सीख रहे हैं, उससे फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज कैसे फ़र्क है, उस प्रश्न को और इस प्रश्न को मैं जोड़ देती हूँ। देखिए, योग भी बात करता है आहार, आचार, विहार और विचार की। ये बात हम भी कर रहे हैं, हम भी 5S बता रहे हैं और हम भी स्टेबिलिटी और मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। बट देन डेफिनेटली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर असेसिंग। हो सकता है जो आसन आप कर रहे हो वो आपकी स्पाइन को और डैमेज कर रहा हो। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप असेस कर रहे हैं, तो असेस करने के लिए कोई स्पेशल टेस्ट भी किए जाते हैं? Exactly. या कोई ब्लड टेस्ट या कोई एक्सरे वगैरह जो भी होता है, आप उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी, देखिए, मैंने इन्वेस्टिगेशन वर्ड बोला था कि भौतिक चिकित्सा इन्वेस्टिगेट करता है, तो देयर आर वेरियस क्लिनिकल टेस्ट। क्लिनिकल टेस्ट होते हैं जिसमें हम जोड़ों को क्लिनिकली देख के बता सकते हैं कि आपका कौन सा लिगामेंट, कौन सा टेंडन, कौन सा बरसा, कौन सा कार्टिलेज डैमेज है, या हो सकता है गठिया की बीमारी तो नहीं है जोड़ों। इसके बाद जब जो हम हमारी प्रॉब्लम्स को क्लिनिकली असेस करने के बाद डिसाइड करते हैं कि हम आपको उन इन्वेस्टिगेशंस पे डालें, जैसे कि ब्लड टेस्ट, जैसे कि एक्सरे, जैसे कि MRI, जो एडवांस इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी ज़रूरत है कि नहीं। 90% केसेस में एडवांस इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती ही नहीं है, और आप क्लिनिकली पता कर सकते हो कि ये जो सामने पेशेंट आया है वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हमें जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो एक फिजियोथेरेपिस्ट की देख रेख में ही करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो जब इंसान कोई ट्रीटमेंट ले रहा है फिजियोथेरेपी के थ्रू, क्या उसको क्लिनिक में ही आना पड़ेगा, या आप कुछ वीडियो वगैरह बना के या कुछ तरीके से बता देते हैं कि वो घर में भी अपना उसी तरह से एक्सरसाइज कंटिन्यू रख सकते हैं? अगर कंटिन्यू रख सकते हैं तो कितने टाइम के लिए रख सकते हैं? तो देखिए, हमारे 60वें अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके हमारे कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करते हुए इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की कहा था कि फिजियोथेरेपी, जैसे पहले फैमिली फिजिशियंस होते थे, अभी फैमिली फिजियोज होते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा था कि आप
रील्स के माध्यम से, आप छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से ना केवल भारत को बल्कि जैसे अर्थक्वेक आ रहा है या कहीं भी आपदा आ रही है पूरे विश्व में, फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और टेली फिजियोथेरेपी के द्वारा उन तक सही उपचार पहुंचाना चाहिए। तो डेफिनेटली जो आपने कहा कि पेशेंट का क्लिनिक में आना ज़रूरी है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन और फिजियोथेरेपिस्ट की अवेलेबिलिटी। दूर गांव में आजकल लोग समझ रहे हैं थेरेपी, सो बेसिकली अब वो लोग भी समझ रहे हैं और वो लोगों का ज़रूरी नहीं है कि वो लोग हमारे पास आएँ। अगर हम उनको एक टेली या वीडियो के माध्यम से, उसका आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, उसके माध्यम से हम उन्हें असेस कर लेते हैं कि उन्हें समस्या क्या है, तो हम उन्हें रेगुलर फिजियोथेरेपी सेशंस ऑनलाइन भी दे सकते हैं। प्लस जैसे बड़े शहरों में और जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट इजीली अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपके पास क्वालिफाइड फिजियोज हैं, आप उनके पास जाएं, अपना असेसमेंट करवाएं, अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनवाएं और कुछ सेशंस के बाद डेफिनेटली पेशेंट को ज़रूरत है घर पर जाके एक्सरसाइज करने की। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़ देखने को मिली है, पबमेड हम एक जर्नल है जिसमें एक आर्टिकल छपा था कि पोस्ट कोविड के दौरान यानी कोविड के बाद का समय है, उसमें उन लोगों में जो कोविड ग्रस्त हुए थे बोन डेंसिटी कम देखने को मिली है और उनकी बोन लॉस ज़्यादा हुई है उन लोगों के कंपैरिजन में जिनमें जो लोग कोविड ग्रस्त कभी नहीं हुए थे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली क्लिनिकली हम ये समझ रहे हैं, ये क्लिनिकली हमें पेशेंट्स मिल रहे हैं जिन लोगों को कोविड हुआ था, जो क्रिटिकली इल हुए थे। फिजियोथेरेपी इवन दो उस समय भी उनके साथ थे, फिजियोथेरेपिस्ट उनके साथ काम कर रहे थे, उन्हें एक्सरसाइज करा रहे थे। पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपिस्ट ने काफ़ी ज़ोर शोरों से अपने मरीजों को कराया। आपने टेक्निक सुनी होगी उस दौरान, प्रोनिंग टेक्निक सुनी होगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सुनी होंगी, वो सब हमने कराया। लेकिन डेफिनेटली जो भी हार्मोनल चेंजेस हुए, जो भी शरीर में चेंजेस आए हैं और स्पेशली जो लंग्स का वाइटल कैपेसिटी का कम हो जाना, फेफड़ों का उतना ऑक्सीजन शरीर को ना फेंक पाना और उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन और उन सब चीज़ों में अफेक्ट होने की वजह से हड्डियां कमज़ोर हैं, बोन वीक आती है, ऑस्टियोपेनिक आती है। अगर आप देखें तो 10 में से एक ही पेशेंट अगर हम टेस्ट कराते हैं जो निकलता है जिसका सही विटामिन डी हो और जो जोड़ों के दर्द से ना पीड़ित हो आज के समय में, मैं ये यंग पॉपुलेशन के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये ज़रूर फ़र्क पड़ा है। और इसी के लिए एक हेल्दी एक्सरसाइज रिजीम, एक हेल्दी डाइट और प्रॉपर बैलेंस डाइट विद बैलेंस्ड एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट कोविड। इसमें आप सप्लीमेंट्स का बहुत अच्छा रोल है, जैसे बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स, वो मैग्नीशियम के हों, D3 के हों, कैल्शियम के हों, जिंक के हों, K2 के हों, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको अपने डाइट में लेने की और आपको एज अ सप्लीमेंट फॉर्म लेने की, सो दैट आप उस पेन से अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। और जब बोन वो ढांचा है जिसके ऊपर वो मसल्स हैं, जिसके ऊपर वो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, फेशिया है, तो अगर बोन स्ट्रांग रहेगी तो आपकी पूरी बॉडी अच्छा काम करेगी। तो डॉक्टर साहब, जाते जाते एक सुझाव आप हमारे श्रोताओं के लिए दीजिए कि वो एक घर में रहकर या अगर उनको कोई पेन हो रही है या कोई क्लिनिक में जाकर किस तरह से अपने जीवन को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकें। देखिए, स्वस्थ रखने का सबसे की उपाय जो फिजियोथेरेपिस्ट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम देते हैं वो ये है कि अपनी चीज़ों को स्टेज वाइज ट्रीट करने की कोशिश करो। हर प्रॉब्लम हमेशा एडवांस नहीं होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फिर वो एडवांस स्टेज में जाती है। और स्पेशली महिलाएं, स्पेशली हाउसवाइफ्स, स्पेशली दोज हु आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर बॉडी इन टाइम। तो अगर आप अपने सिम्टम्स को एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, हमारी सलाह सभी को ये रहती है कि अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो समझिए उसको। आपकी बॉडी सुबह उठ के स्टिफ उठती हो या अगर आप एकदम फिट उठते हो, तो आप इन सबको देखते हुए ही शुरू में ही कंसल्ट करें एज टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, कंसल्ट करें एक स्पेशलिस्ट को जो आपको बता सके कि भाई ये परेशानी शुरू हो रही है। आप उसे समय रहते ठीक करेंगी तो आपको उस एडवांस स्टेज में जाना ही नहीं पड़ेगा जब आप उसे गठिया फॉर्म में देख रही हैं या आपको उसको डिजेनरेटिव देख रही हैं या कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, डिसेबिलिटी आ जाती है। तो स्टॉप दिस। और WHO का भी मोटो है 2030 तक ग्लोबल हेल्थ, माने क्वालिटी हेल्थ टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, फाइनेंशियल, सब स्टेटस के इररिस्पेक्टिव। तो वी आर ऑल्सो हेल्पिंग WHO एंड आवर गवर्नमेंट टू मेक इंडिया फिट। तो अंत में हम यही कहेंगे, मेडिसिन एड डेज टू लाइफ और एंड फिजियोथेरेपी एड्स लाइफ टू दोज डेज। Yes, and we add quality also to those days. Yes, ma'am. नमस्कार।
नमस्कार। कोविड के बाद मांसपेशियों और हड्डियों की समस्याएं और इसका भौतिक चिकित्सा से उपचार। अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। विशेषज्ञ थी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रुचि गर्ग। आपसे बात कर रही थी परविंदर कौर। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।